Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. We have already started heroes section and today we are going to study third hero, Alexander Fleming. Let's have its introduction. Hero third, Sir Alexander Fleming. Introduction. Fleming was born on 6th August 1881. He attended Darwell School and Kilmarnock Academy एंड देन रीजन स्ट्रीट पॉलीटेक्निक. ये वो तीन बुनियादी इदारे थे जहाँ से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इब्तदाई तालीम हासिल की. डार्वल स्कूल और उसके बाद वो किल्मरनॉक अकेडमी गया और उसके बाद रीजन स्ट्रीट पॉलीटेक्निक गया जहाँ पे उसने हायर एजुकेशन हासिल की थी. ही स्पेंट 4 years इन अ शिपिंग ऑफिस बिफोर एंटरिंग सेंट मैरीज मेडिकल स्कूल. उसके पास चूँकि कोई बुनियादी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, बड़ी हम्बल किस्म के सर्कमस्टांसिस में उसने ज़िंदगी गुजारी थी और अपनी लिविंग के लिए, इब्तदाई रोज़गार के लिए उसने एक शिपिंग फर्म में एक क्लर्क के तौर पर जॉब की थी. हत्ता कि देखा जाए कि एक शिपिंग फर्म का क्लर्क और उसके बाद पेंसिलिन जैसी एक वॉन्डर ड्रग, ये बिल्कुल चीज़ें आपस में मैच नहीं करती. लेकिन फ्लेमिंग ने एफर्ट की, मेहनत की और आज तक उसको याद रखा जाता है. St. Mary's. Before entering St. Mary's Medical School, he qualified with distinction in 1906 and began research at St. Mary's under Sir Elmore Wright. तो यहाँ से उसका टर्निंग पॉइंट शुरू होता था कि जब उसने राइट्स लेबॉरेटरी गया और सर एल्मोर राइट की ज़ेर निगरानी उसने एफर्ट शुरू की थी. He also served in World War I. 1914 से 1918 तक पहली जंग अजीम लड़ी गई. उसमें भी पेंसिलिन से की दरियाफ्त से पहले की बात है ये, जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आर्मी मेडिकल जो कॉलेज था वहाँ पर एक आर्मी मेडिकल ऑफिसर के तौर पर पार्टिसिपेट किया था. He was elected professor of the school in 1928 and in the same year he discovered wonder drug penicillin. He was fellow of the Royal Society in 1943 कि इसकी मेंबरशिप ही 1943 में फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी में. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज नाइटेड, इसको सर का खिताब दिया गया और जिसको सर का खिताब दिया जाए उसके लिए फिर हम वर्ड बोलते हैं नाइटेड. इन 1944 नेक्स्ट ईयर ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन. He died on March 11, 1955. इसने दूसरी जंग अजीम जो 1938 में 1938 में स्टार्ट हुई थी और 1945 और मुकम्मल तौर पर 1945 में वो जंग अजीम ख़त्म हुई थी, तो उसमें भी इसने पार्टिसिपेट किया था. लेकिन इसको बाद में पहली जंग अजीम की निस्बत दूसरी जंग अजीम में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली थी. लेट्स स्टार्ट इट्स रीडिंग नाउ. Sir Alexander Fleming by Patrick Pringle. Pasteur discovered germs and Lister killed them. पास्चर ये फ्रांस का रहने वाला था. इसने जरासीम को दरियाफ्त किया था कि जरासीम भी कोई लिविंग बींग होते हैं. तो पास्चर ने जरासीम को दरियाफ्त किया और लिस्टर, जिसको बाद में लॉर्ड लिस्टर कहा गया था, उसने जरासीम को तल्फ किया था. These two men together revolutionized the theory and practice of medicine. इन दो आदमियों ने, लॉर्ड लिस्टर और पास्चर ने, लुइस पास्चर इसका पूरा नाम है, तो पास्चर और लॉर्ड लिस्टर इन दोनों ने तिब की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया. लुइस पास्चर, a French chemist, discovered that disease was caused by living organisms so small that they could not be seen with the naked eye. Microorganism or microbes or बैक्टीरिया और जर्म्स. लुइस पास्चर ये फ्रांसीसी कीमियादान था और इसने सबसे पहले जरासीम को दरियाफ्त किया था और उसके मुख्तलिफ नाम, यानी इतने छोटे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, इतने छोटी ये लिविंग बींग्स हुआ करते हैं, जिंदा अजसाम हैं कि जिनको हम सिर्फ वाज़े तौर पर ज़ाहरी आँख से नहीं देखते, यानी खुर्दबीन के अलावा इनको हम किसी भी तरह से नहीं देख सकते. और लुइस पास्चर ने इसके कई नाम वज़ा किए थे, ये यहाँ पर दर्ज हैं. यानी उनको माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहा गया या माइक्रोब्स कहा गया या बैक्टीरिया कहा गया या जर्म्स.
इन तमाम चीज़ों से मुराद एक ही चीज़ यानी बैक्टीरिया है। The words all mean the same thing. Joseph Lister, an English surgeon, later लॉर्ड लिस्टर, जिसका पहली लाइन में जिक्र किया गया कि उसका पूरा नाम जोसेफ लिस्टर था और बाद में उसके कारनामों की बुनियाद पर उसको भी लॉर्ड लिस्टर का खिताब दिया गया, जो एक अंग्रेज यानी इंग्लैंड का रहने वाला सर्जन था। द फर्स्ट मेडिकल पीयर अप्लाइड पास्चर्स डिस्कवरी टू सर्जरी। ये वो पहला सर्जन था, डॉक्टर था, ऑपरेशन किया करता था, सर्जरी करता था। तो ये पहला सर्जन था जिसने पास्चर की डिस्कवरी यानी पास्चर ने जरासीम दरियाफ्त किए थे कि जरासीम भी एग्जिस्ट करते हैं। तो उनकी बातों के मुताबिक, पास्चर की बातों के मुताबिक लॉर्ड लिस्टर ने उनकी थ्योरी को अप्लाई किया था अपनी मेडिकल साइंस में। सिंस जर्म्स आर अलाइव, जर्म्स कैन बी किल्ड। अगर जरासीम जिंदा है, जैसे कि पास्चर ने कहा था, तो जरासीमों को मारा भी जा सकता है। They can be destroyed by heat or poisoned by certain chemicals called antiseptics. अगर जरासीम जिंदा है तो उनको मारा भी जा सकता है और उनको तल्फ करने का, जरासीम को मारने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसे कि यहाँ पर दर्ज है कि उन तरीकों को एंटीसेप्टिक कहा जाता है, जो कार्बोलिक एसिड उनकी बुनियाद थी कि मुख्तलिफ किस्म के कीमियाई मादों के ज़रिए, और उन कीमियाई मादों को कार्बोलिक एसिड कहा जाता है और एंटीसेप्टिक होते हैं वो। और दूसरा तरीका जो बताया गया वो हीट था, यानी दे कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय हीट और पॉइजन्ड बाय सर्टेन केमिकल्स। उनको हरारत के ज़रिए और मुख्तलिफ किस्म के कीमियाई मादों के ज़रिए तल्फ किया जा सकता है, जो कि कॉल्ड एंटीसेप्टिक्स, एंटीसेप्टिक कहलाते हैं। कार्बोलिक एसिड इज वन एंड दैट वाज द जर्म किलर। और वो एंटीसेप्टिक्स में से जो उस वक्त का फेमस था वो कार्बोलिक एसिड था, जिसको जर्म किलर कहा जाता था। लिस्टर यूज्ड previously surgeons had, without knowing it, infected their patients on the operating table with germs. और इससे पहले, लिस्टर से पहले, लिस्ट ने तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू किया, कार्बोलिक एसिड को। जो बाकी सर्जन्स थे जिन्होंने इस तरीक़ाकार को भी इस्तेमाल नहीं किया, वो अपने ही मरीज़ को मुख्तलिफ अंदाज में मज़ीद मुतासर कर रहे होते थे। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ कि वो ऑपरेशन टेबल में चीफली फ्रॉम देयर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और जब वो उस पेशेंट का ऑपरेशन करते तो अपने इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए भी पेशेंट को मज़ीद बीमार कर दिया करते। Lister sterilized his instruments with carbolic acid and used carbolic acid to kill the germs on his hands, on the patient's skin, and even in the air in the operating theater. लिस्टर ने एक कदम आगे की बात सोची, इसीलिए तो उसको लॉर्ड का खिताब दिया गया, लॉर्ड लिस्टर बन गया। वो क्या करता, कार्बोलिक एसिड के ज़रिए अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, ऑपरेशन थिएटर को, और उसको डाइल्यूट करके, पतला करके फ़िज़ा में जब वो स्प्रिंकल करता, छिड़कता, तो उससे ऑपरेशन थिएटर की फ़िज़ा भी स्टीरिलाइज हो जाती, यानी कि जरासीमों से पाक हो जाती। Then he could cut his patients open without fear of infecting them with the germs of disease. और उसके बाद वो बेखतर हो गए जब वो यकीन कर लेता कि उसके इंस्ट्रूमेंट्स भी स्टीरिलाइज हैं, ऑपरेशन थिएटर भी स्टीरिलाइज है, और हत्ता के एटमॉस्फेयर को भी स्टीरिलाइज कर लेता। इन तमाम तरह परेशानियों से वो बेखतर होकर फिर ऑपरेशन शुरू करता। तो अब तक के पैसेज के अंदर जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो डिस्कस करते हैं। रेवोल्यूशनलाइज्ड मतलब इसका इनकलाब बर्पा किया, चेंज्ड ड्रास्टिकली, रेडिकली चेंज, आल्टर्ड, ट्रांसफॉर्म्ड। नेक्स्ट वर्ड स्टीरिलाइज्ड, डिसइंफेक्टेड, क्लीन्ड, प्यूरिफाइड, फ्यूमिगेटेड। नेक्स्ट वर्ड माइक्रोब्स, छोटे जरसूमे जिन्हें कहा गया, जर्म्स या बैसिलस। नेक्स्ट वर्ड अपीयर, हम असर, कंटेम्परेरी, एसोसिएट, फेलो। इन्फेक्टेड, मुतासर करना, अफेक्टेड, करप्टेड, पोल्यूटेड। नेक्स्ट पैराग्राफ, लिस्टर्स एम वाज द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। लिस्टर का बुनियादी मकसद क्या था कि जरासीम से बचाना है, पेशेंट को भी और उसके जख्म को भी। The object of his antiseptic method
as it was called, was to stop germs from getting into the body. Object मकसद, असल मकसद क्या था उस एंटीसेप्टिक मेथड का? What is antiseptic method? It is also asked in the board examination. एंटीसेप्टिक मेथड हम पहले पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं कि वो केमिकल मेथड जिसमें वो कार्बोलिक एसिड को इस्तेमाल करता था जरासीम को तल्फ करने के लिए, तो उसको एंटीसेप्टिक मेथड कहा जाता है. तो उसने उसका बुनियादी मकसद ये था कि अपने उस एंटीसेप्टिक मेथड के ज़रिए जरासीमों को तल्फ करे और मरीज़ को मज़ीद बीमार होने से बचाए और वो मरीज़ के जिस्म के अंदर भी जरासीम दाखिल ना हो. द क्योर ऑफ डिजीज़ वॉज अ मोर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम. उस बीमारी का इलाज करना उससे भी ज़्यादा बड़ा काम था, ज़्यादा बड़ा मसला था. फॉर हियर द जर्म्स वर ऑलरेडी इनसाइड द बॉडी. क्यों बड़ा मसला था? इसलिए कि जरासीम तो पहले ही उस मरीज के जिस्म में मौजूद थे. सर्टेनली दे कुड बी किल्ड बाय सम एंटीसेप्टिक मेथड. और अगर जरासीम मौजूद थे तो उनको किसी न किसी एंटीसेप्टिक मेथड के जरिए मारा जा सकता था. बट इट वाज सून फाउंड दैट अ केमिकल दैट destroyed germs also destroyed cells of the body. लेकिन जल्द ही ये पता चल गया कि जो एंटीसेप्टिक यानी कीमियाई मादा जरासीम को मार रहा है वो जरासीम को मारने के साथ साथ इंसान के जिल्द के खुलियों को भी मार रहा है या नुकसान देता है. इंजेक्टिंग कार्बोलिक एसिड इनटू द ब्लड वाज ट्राइड. कार्बोलिक एसिड है तो एसिड, चाहे जितना मर्जी डाइल्यूट कर दिया जाए उसको, तो कार्बोलिक एसिड को इंसान के जिस्म के खुलियों में भी इंसर्ट करने की, इंजेक्ट करने की कोशिश की गई. एंड क्विकली अबैंडन्ड फॉर इट डिड मोर हार्म देन गुड. और जब देखा गया कि उससे नुकसान ज्यादा हो रहा है फायदे की बजाय, तो इसलिए फौरी तौर उसको अबैंडन, तर्क कर दिया गया, छोड़ दिया गया. टू किल all the germs, the dose would have had to be strong enough to kill the patient too. अगर तो जरासीम को तल्फ करना बुनियादी मकसद था तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मिकदार में एंटीसेप्टिक मेडिसिन चाहिए थी, और जितनी ज़्यादा मिकदार बढ़ाई जाती उससे उतना ज़्यादा नुकसान इंसान को भी हो रहा था, उस पेशेंट को भी हो रहा था. तो फ़ायदे के बजाय नुकसान ज़्यादा था, हत्ता कि अगर ज़्यादा मिकदार बढ़ाई जाती तो पेशेंट की डेथ होने का भी खतरा था. तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स, अबैंडन मीन्स तर्क कर देना, छोड़ देना. फोरसेकन, लेफ्ट, गेव अप, फोरगो. नेक्स्ट वर्ड इंजेक्टिंग, टीके के जरिए बॉडी में दाखिल करना, जिसको इनॉकुलेट भी कहा जाता है. इंट्रोड्यूसिंग, इंसर्टिंग, इंस्टिलिंग. नेक्स्ट पैराग्राफ. इट वॉज अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट नेम Machinkov, a pupil of Pasteur, who revealed the true nature of the problem. पास्चर का शागिर्द था मैशिनकॉफ, जो माहिर इल्म जरसूमियात था, यानी कि वो जरासीम पर स्टडी कर रहा था. उसने फिर इंकशाफ किया, रिवील्ड, उसने इंकशाफ किया ये दरअसल यही असल नौइयत है मसले की, कि मसले की जो प्रॉब्लम बुनियादी ये है कि वो जरासीम इंसान की बॉडी में एंटर हो जाते हैं और उनको तल्फ नहीं किया जा रहा. अगर हम एंटीसेप्टिक मेडिसिन को बढ़ाएंगे तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है. तो असल मसला यही था. इसने इस मसले की असल नौइयत जाहिर की. ही डिस्कवर्ड द बॉडीज नेचुरल आर्मर अगेंस्ट डिजीज, द ल्यूकोसाइट्स. तो मैशिनकॉफ ने इंसान के जिस्म में अल्लाह ताला ने एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम भी रखा हुआ है, और वो कौन चलाता है? ल्यूकोसाइट्स, यानी खून के सफ़ेद खुलिये, उनको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है. और वाइट ब्लड सेल्स ऑफ द अगेंस्ट द डिजीज, द ल्यूकोसाइट्स और वाइट सेल्स ऑफ द ब्लड. तो वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स एक ही चीज है. ही शोड दैट व्हेन जर्म्स एंटर द बॉडी they are immediately attacked by the host of white cells from the whole neighborhood. उसने इस चीज की भी वजाहत की कि जैसे ही किसी बीमारी के जरासीम इंसान की बॉडी में दाखिल होते हैं तो जिस जगह पर एंटर हुए उस जगह के इर्द गिर्द जितने भी ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स
सफ़ेद खलिये मौजूद हों, वो फौरी तौर पर क्या कर देते हैं, उन जरासीमों पर हमला कर देते हैं और इसके साथ एक जंग इंसान की बॉडी में शुरू हो जाती है। Which rush to join battle with the invader, और आसपास के खून के सफ़ेद खलिये भी क्या करते हैं, हमला आवर जो जरासीम आए हैं उनके ऊपर जाके हमला कर देते हैं। Like the soldiers answering a bugle call, और बिल्कुल ऐसे होता है कि जैसे एक ख़ास किस्म का हॉर्न बजाया जाता है जो फौजी सुनते हैं और जंग के आगाज़ की इत्तला मिल जाती है और सारे फौजी उस जंग में शामिल होने के लिए भाग पड़ते हैं। इसी तरह इंसान के जिस्म में एक जंग शुरू हो जाती है जरासीम और उन वाइट ब्लड सेल्स के दरमियान। He showed that disease was in fact a fight between the leukocytes and the germs and a fight to death, for it ended only with the death of the germs or the death of the patient. इसी तरह ये जंग मौत तक जारी रहती है। अब किसकी मौत? वो मौत वाइट ब्लड सेल्स यानी पेशेंट की मौत भी हो सकती है या फिर हमला आवर जरासीम की मौत भी हो सकती है। तो ये डेथ पर ही जाके जंग खत्म होती है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। इन्वेडर हमला आवर को कहा जाता है, अटैकर, रेडर, वॉयलेटर, इंट्रूडर। नेक्स्ट वर्ड प्रिवेंशन मीन्स बचाव, तहफ़्फ़ुज़, एवॉइडेंस, ब्लॉकेज, डिटरेंस। नेक्स्ट वर्ड बैक्टीरियोलॉजिस्ट, माहिर जरासीमियात जो जरासीम पर स्टडी करता हो। माइक्रोबायोलॉजिस्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है रिवील्ड, जाहिर करना। डिस्क्लोज्ड, टोल्ड, अनाउंस्ड, ब्रॉडकास्ट। नेक्स्ट वर्ड है आर्मर, ज़िरा जो जंगों में पहनते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफेंस सिस्टम को कहा गया इंसान के जिस्म के, यानी वाइट ब्लड सेल्स की बात की जा रही है। तो आर्मर मीन्स वेपन और शील्ड। नेक्स्ट वर्ड ल्यूकोसाइट्स, खून के सफ़ेद खलिये, वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट पैराग्राफ, कार्बोलिक एसिड and all the other known antiseptics did more damage to the leukocytes than to the germs. कार्बोलिक एसिड को जब इंसान के जिस्म में दाखिल किया गया तो उसने फायदे की बजाय नुकसान पहुंचाया, और नुकसान किसका हुआ था? वाइट ब्लड सेल्स का। The problem was to find something that would attack only the germs and to help, not destroy द फाइटिंग ल्यूकोसाइट्स। तो असल में ऐसी चीज ईजाद या दरियाफ्त की जानी थी जो उस जंग में जरासीम को तो तल्फ करे और वाइट ब्लड सेल्स को मारे ना, बल्कि उनकी मदद करे। द प्रॉब्लम वाज स्टिल अनसॉल्व्ड इन 1906 व्हेन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पास्ड द फाइनल्स of his medical examination and joined the staff of the inoculation department of St. Mary's Hospital, Paddington. ये मसला 1906 तक हल तलब था, अभी तक हल नहीं हुआ था, और उसी साल अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपने मेडिकल एग्जामिनेशन का फाइनल इम्तिहान जो था वो पास किया, और उसके साथ ही वो इनॉकुलेशन डिपार्टमेंट सेंट मैरीज का जो हॉस्पिटल था पैडिंगटन में, उसमें मौजूद था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज बॉर्न ऑन अ फार्म। यहां से असल हमारा लेसन शुरू होता है, और अब ये पूरा लेसन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पर ही चलेगा। तो ये भी सवाल बोर्ड में आ चुका है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का इंट्रोडक्शन, या वो कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, और उसकी फैमिली के बारे में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज बॉर्न ऑन अ फार्म नियर डार्वल इन आयरशायर ऑन August 6, 1881। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक यानी कि फार्म हाउस पे जो खेती बाड़ी करती है उसकी फैमिली, तो उस फार्म पर पैदा हुआ डार्वल, और जो एरिया था उसका नाम आयरशायर था, और 6 अगस्त 1881 में पैदा हुआ था। ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ 8, और वो 8 बहन भाई थे और फ्लेमिंग सबसे छोटा था। हिज फादर डाइड व्हेन ही वाज 7 years old and his eldest brother Hugh took over the management ऑफ द फार्म। चूंकि ये सबसे छोटा था और महज 7 साल का था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जब उसके वालिद की वफात हो गई, और उसके बाद से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के सबसे बड़े भाई ने
खेती बाड़ी की जिम्मेदारी संभाल ली। अलेक्जेंडर was then still going to the village school. At 10 he went to Darwell School. अलेक्जेंडर पहले तो उसी इलाके के मुकामी स्कूल में जाता रहा और 10 साल की उम्र में वो डार्वेल स्कूल में चला गया एंड स्टे टिल ही वाज 12. दैट वाज द एज लिमिट. और उस वक्त के उस स्कूल में, डार्वेल स्कूल में पढ़ने की जो एज लिमिट थी वो 12 साल थी. The question was then discussed whether he should continue his education or go back to the land. अब एज लिमिट पूरी होने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये था कि फर्दर क्या उसे अपनी तालीम जारी रखनी चाहिए या फिर अपने भाइयों के साथ उसको खेतीबाड़ी शुरू कर देनी चाहिए. It was decided to keep him at school. तो फैसला हुआ कि इसको तालीम जारी रखनी चाहिए. समटाइम्स फैसले बज़ाहिर इंसान करता है, लेकिन उसके जहन में और दिल के अंदर जो असल फैसले वो अल्लाह ताला डाल देते हैं. चूँकि अल्लाह ताला ने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से एक बहुत बड़ा काम लेना था, तो उसके लिए तो तालीम जारी रखना थी, तो इसलिए ये फैसला किया गया कि वो तालीम जारी रखे. यानी दिस डिसीजन वाज मेड बाय अल्लाह ऑलमाइटी. The question was, and he went to Kilmarnock Academy. और मजीद तालीम हासिल करने के लिए वो अगले इदारे किलमरनॉक अकेडमी चला गया. At 14 he went to London and for the next 2 years he studied at the Regent Street Polytechnic. किलमरनॉक अकेडमी पढ़ने के बाद वो 14 बरस की उम्र में लंदन गया और वहां जाके उसने रीजेंट स्ट्रीट पॉलिटेक्निक इदारे में एडमिशन ले लिया. 3 of his brothers were already in London when he arrived. जब वो लंदन पहुंचा 14 बरस की उम्र में, तो उसके 3 भाई पहले ही वहां पर मौजूद थे. One of them, Thomas, had studied medicine at Glasgow University and was a qualified oculist. उनमें से, यानी कि उसके 3 भाई वहां पर मौजूद थे, तो उनमें से एक जिसका नाम थॉमस था, वो ग्लासगो यूनिवर्सिटी में मेडिसिन की तिब की तालीम हासिल कर रहा था एंड वॉज अ क्वालिफाइड ऑक्यूलिस्ट, और वो माहिर अमराज चश्म था, यानी कि आंखों का डॉक्टर कह लें. टू अदर्स बिकेम ऑप्टिशियंस, और बाकी जो 2 भाई थे वो आईना साज, यानी कि जो हम ऐनक लगाते हैं ना, वो उन्होंने ऐनक बनाने का काम शुरू कर दिया. And back in Scotland, one of his sisters married a Darwell doctor and another a veterinary surgeon. और वापस उसके आबाई इलाके में उसकी 2 बहनों में से जो एक थी, उसने डार्वल के एक डॉक्टर से शादी कर ली और दूसरी बहन ने वेटरनरी, यानी कि जो जानवरों का डॉक्टर होता है, उसके साथ शादी कर ली. द फ्लेमिंग्स डेफिनेट आर्टिकल भी लगा दिया गया नाम के साथ और उसको प्लूरल भी कर दिया गया. जब भी हम किसी पर्सन के नाम के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगा दे दी और साथ उसको ऐसे अगर प्लूरल भी बना दे, इट मीन्स वो पूरी की पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट किया जा रहा है. तो द फ्लेमिंग्स मीन्स वो सारे बहन भाई जितने भी थे. द फ्लेमिंग्स बोर्न ऑन द लैंड वर बिकमिंग अ मैरिगल फैमिली, कि वो फ्लेमिंग्स, वो पूरा खानदान, वो बहन भाई जो के खेतों में खेती बाड़ी करते हुए पैदा हुए थे, इस वक्त वो एक मेडिसिन फैमिली या डॉक्टर्स की फैमिली बनती जा रही थी. But when Alexander left the Polytechnic at 16, he was to take a job as a clerk in a shipping firm in Leadenhall Street. 16 बरस की उम्र में जब पॉलिटेक्निक से वो फारिग हुआ, तो उसको फिर एक क्लर्क की नौकरी करना पड़ी. कहाँ पे उसने की थी? एक शिपिंग फर्म के अंदर, लेडनहॉल स्ट्रीट में. There was not enough money for him to study for a profession or trade. उसके पास इतने पैसे ना थे कि वो किसी प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए इदारे में दाखला ले सकता. फ्लेमिंग वर्कड इन लेडनहॉल स्ट्रीट फॉर 4 years. उसने 16 साल की उम्र में मुलाजमत शुरू की और 20 साल की उम्र तक उसने वहां पर मुलाजमत जारी रखी. Then at 20 he received share in
legacy, it was not large, but enough for him to train for a career with better prospects. तो 20 साल की उम्र में उसको विरासत में से हिस्सा मिला, जो बहुत ज़्यादा तो ना था, लेकिन इतने पैसे ज़रूर थे जिससे वो किसी पेशा वरना तालीम में दाखला ले सकता. His brother Thomas was then in Harley Street. उसका बड़ा भाई थॉमस जो उस वक्त हार्ले स्ट्रीट में था. And according to Fleming himself, my brother Thomas pushed me into medicine. तो फ्लेमिंग ने खुद अपने और भाई के बारे में कहा कि मुझे मेडिसिन की फील्ड में धकेलने वाला ही मेरा भाई थॉमस था. तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं. लेगेसी मीन्स, अभी हमने ये वर्ड पढ़ा, इट मीन्स वरासत और इनहेरिटेंस, bequest, endowment, gift. Next word, prospect, means facilities, potential, scope, possibilities. Oculist, oculist कहते हैं माहिर अमराज चश्म को, ऑप्टिशियन या ऑप्टोमेटिक. नेक्स्ट कीवर्ड, वेटरनरी, एनिमल रिलेटेड डॉक्टर, जानवरों का डॉक्टर. नेक्स्ट वर्ड, अनसॉल्व्ड, जो अभी तक हल ना हो सका हो. अनडिसाइडेड, अनरिजॉल्व्ड, अनसेटल्ड. नेक्स्ट कीवर्ड, इनॉकुलेशन, इंजेक्शन के जरिए कोई चीज़ बॉडी में इंसर्ट करना. वैक्सीनेशन, इंजेक्शन, इम्यूनाइजेशन. नेक्स्ट वर्ड, टुक ओवर, एक्सेप्टेड, टेक ऑन, किसी चीज़ को कबूल करना, वसूल करना, हासिल करना. नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर वर 12 मेडिकल स्कूल्स इन लंदन एंड फ्लेमिंग न्यू नथिंग अबाउट एनी ऑफ देम. लंदन में 12 मेडिकल स्कूल से और फ्लेमिंग को उनमें से किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता था. He chose St. Mary's for no better reason than that he had played water polo against the hospital team. उसने फिर सेंट मैरीज को मुंतखब किया और उसकी वजह कोई ख़ास ना थी. इस वजह से उसने मुंतखब किया कि फ्लेमिंग ने उस स्कूल की टीम के खिलाफ वाटर पोलो का मैच खेला था. तो ये मुख्तसर सी जान पहचान थी फ्लेमिंग की उस इदारे के साथ. For 8 years, Fleming worked in Wright's laboratory. For 8 years, he sought to find a means to aid the leukocytes in their fight against invading bacteria. फ्लेमिंग ने 8 साल तक उस लेबोरेटरी में काम किया और 8 साल उसका महज एक ही काम था कि जिंदगी और मौत की जो जंग थी इन्वेडिंग जर्म्स और ल्यूकोसाइट्स के दरमियान, उस जंग में फ्लेमिंग का ये काम था कि वो ल्यूकोसाइट्स की किस तरह से मदद कर सकता है और उनको और इंसानी जिंदगी को बचा सकता है. Then in 1914 he joined the RAMC, Royal Army Medical Corps, and came face to face with one of the main medical problems of the First World War. 1914 में पहली जंग शुरू हुई और उस वक्त वो रॉयल आर्मी मेडिकल कोर्स में मौजूद था और उसने फिर पहली जंग अजीम में बाकायदा शमूलियत इख्तियार की और उसमें हिस्सा लिया. द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड वुंड्स, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम क्या थी उस वक्त की कि जो मुतासरा जख्म हुआ करते थे उन जख्मों की ट्रीटमेंट करना. बाय 1914 Lister's antiseptic method of surgery had been largely replaced by what was called the aseptic method. 1914 में, उससे पहले हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं कि लॉर्ड लिस्टर ने एंटीसेप्टिक मेथड यूज़ किया था, यानी कार्बोलिक एसिड के ज़रिए वो स्टीरलाइज किया करता था अपने इंस्ट्रूमेंट्स को और पेशेंट की स्किन को. तो उसके बाद एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको असेप्टिक मेथड कहा जाता था. Instead of chemicals, heat was used to sterilize the instruments. तो पहला एंटीसेप्टिक था यानी केमिकल्स, और ये असेप्टिक मेथड में केमिकल्स की बजाय हीट को, भाप को इस्तेमाल किया जाता था ताकि जरासीमों को तल्फ किया जा सके. Heat was used to sterilize instruments, clothing and other operating theater equipment. ना सिर्फ उससे उन जख्मों को बल्कि जो कपड़े वगैरह इस्तेमाल किए जाते उनको भी, और इसके साथ साथ जो ऑपरेशन थिएटर के आलात थे और वहाँ के जो फ़िज़ा थी
उनको भी स्टीरिलाइज करने के लिए ऑपरेशन थिएटर के अंदर असेप्टिक मेथड को इस्तेमाल किया जाता था। द पर्पस वॉज द सेम, जो मकसद एंटीसेप्टिक मेथड का था वही मकसद असेप्टिक मेथड का था। टू प्रिवेंट जर्म्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द वुंड, और मकसद क्या था कि जरासीमों को उस पेशेंट के जख्म के अंदर, जिस्म के अंदर दाखिल होने से रोका जा सके। इन पीस टाइम दिस वाज एडिक्वेट फॉर मोस्ट सर्जिकल केसेस। अमन के दिनों में, यानी कि जब जंग नहीं लगी होती थी, तो अमन के दिनों में तो ये बड़ा आसानी से मुमकिन था कि हम हीटिंग प्रोसेस के जरिए उन इंस्ट्रूमेंट्स को स्टीरिलाइज कर सकते थे, लेकिन अब तो जंग लगी हुई थी। बट इन द ट्रीटमेंट ऑफ वॉर वुंड्स प्रिवेंशन वाज नॉट एनफ। जंग लगी हुई है और उस जंग में जब असलहा बारूद भी इस्तेमाल किया जा रहा है और उस इतनी ज्यादा बल्क में, बड़ी तादाद में पेशेंट्स आ रहे हों, तो उस हंगामी हालात में तो पेशेंट की ट्रीटमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाया करता है। इन नियरली एवरी केस द वुंड वाज इन्फेक्टेड बिफोर ट्रीटमेंट कुड बी बिगन। तकरीबन हर केस मींस हर मरीज में जख्म के इलाज से पहले ही उसका जख्म बहुत हद तक मुतासर हो चुका होता था। Thus the surgeon's problem was the same as that of physician treating disease. इस तरह से सर्जन का काम, उसकी परेशानी, उसके लिए मसला बिल्कुल वही था कि जिस तरह एक फिजिशियन मुतासर हो रहा था और उसके जो जख्म थे वो मुतासर हो रहे थे, उसी तरह से सर्जन भी मुतासर हो रहा था और उसके जख्म भी मुतासर हो रहे थे। Thus the surgeon's problem was the same as that of physician treating disease. He had to try to kill the germs without damaging the leukocytes that were already fighting against them. तो सर्जन का मसला बिल्कुल वही था जो मर्ज का इलाज करने वाले मुआलिज का था, यानी दोनों बिल्कुल भी उस जख्म को मुतासर होने से नहीं बचा पा रहे थे। असल मसला यहाँ पे ये था कि खून के सफ़ेद खुलिए ल्यूकोसाइट्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनको बचाया जाए और जरासीम को और उस जख्म को मजीद खराब होने से भी रोका जा सके। और असल काम क्या था? जरासीम को तल्फ करना। There was no solution and the problem was tremendous. हल कोई ना था उनके पास और मसला बहुत बड़ा था। For the first time in warfare, high explosives were used extensively. जंगों में पहली दफा इतनी बड़ी मिकदार में आतिशगीर मादा या गोला बारूद इस्तेमाल किया जा रहा था। एंड वुंड्स दैट वर नॉट इन्फेक्टेड वर रेयर इंडीड। और आम जख्म इतनी जल्दी ठीक नहीं होता, और जहाँ पे बारूद हो, गोला बारूद फट रहा हो, तोप के गोले गिर रहे हो, गोलियां लग रही हो, वहां पर तो जख्म को ठीक होने में और भी ज्यादा वक्त लगा करता है। द सर्जन्स वर अनप्रिपेयर्ड, और चूंकि ये पहली दफा गोला बारूद इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए सर्जन्स बिल्कुल भी तैयार ना थे इस तरह के जख्मों की ट्रीटमेंट करने के लिए। थैंक्स टू द एंटीसेप्टिक एंड असेप्टिक मेथड्स, infections in surgical cases had become the exception instead of the rule. और शुक्रगुजार होना चाहिए उन दोनों एंटीसेप्टिक और असेप्टिक मेथड, यानी केमिकल्स के जरिए जरासीमों को मारने और भाप के जरिए जरासीम को मारने का, कि इन दोनों तरीकों को उस वक्त इस्तेमाल किया गया और उसके जरिए भी बहुत हद तक मदद मिलती रही। और जो had become the exception instead of the rule, जो सर्जिकल केसेस में जख्मों के खराब होने की जो शरह थी वो आम होने की बजाय बहुत कम हो गई। नाउ इट वॉज द अदर वे अबाउट अगेन, यानी अब फिर से एक उल्टा चक्कर शुरू हो चुका था। वी हैव इन दिस वॉर गॉन बैक टू ऑल द सेप्टिक इन्फेक्शंस ऑफ द मिडिल एजेस। इस जंग में हम फिर से कुरूने वस्ता के उन अदवार में चले गए जब जख्म बहुत ज्यादा मुतासर हुआ करते थे। सेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मी मेडिकल सर्विस, और ये बात किसने कही? आर्मी मेडिकल जो इदारा था
जिसमें फ्लेमिंग भी मौजूद था, उसके डायरेक्टर जनरल ने कही। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। एक्सेप्शन मीन्स स्पेशल केस, एक्सक्लूजन, ओमिशन, ऑडिटी। नेक्स्ट वर्ड असेप्टिक, जिसको हम कहते हैं कि भाप के जरिए, तो डिसइंफेक्ट विद हीट, स्टीरिलाइज और क्लीन। नेक्स्ट वर्ड ट्रेमेंडस मीन्स बिग, मैसिव, ओवरवेलमिंग, एस्टाउंडिंग, जो बहुत बड़ा उसे कहा जाता है। आज का हमारा लेसन यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है, तो इसके बाकी लेसन के साथ दोबारा